पेशेंट्स जब हमारे पास गर्दन के दर्द से यंग और एल्डरली ओपीडी के अंदर आते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स अपना डायग्नोसिस अपने साथ लाते हैं। पूछे जाने पर कि आपको क्या समस्या है, ज़्यादातर पेशेंट्स कहते हैं कि सर हमें सर्वाइकल की समस्या है। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा जो ये छोटा सा टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हम सही और गलत जानते हैं। तो अगर बात करें कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल की दिक्कत है क्या, दोस्तों कॉमनली हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर 4 रीजन्स होते हैं, जिनके अंदर से गर्दन के रीजन को सर्वाइकल रीजन कहा जाता है। गर्दन से नीचे आने पर ये जो धड़ वाला रीजन है इसको हम लोग डॉर्सल या थोरैसिक रीजन कहते हैं। इसी के नीचे जहाँ ये पसलियाँ खत्म हो जाती हैं, पसलियाँ खत्म होने के बाद जो लोअर पोर्शन आता है उसे लंबर रीजन कहते हैं और टेल बोन के रीजन को सेक्रल और कॉक्सीजियल रीजन कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो 5 रीजन्स हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी को डिवाइड किया गया है, इनमें से मुख्य जो पहली रीढ़ की हड्डी का पोर्शन है उसे हम सर्वाइकल रीजन के नाम से जानते हैं। कोई भी दर्द जो सर्वाइकल रीजन में मांसपेशी का दर्द हो, चाहे जोते के जोड़ का दर्द हो या डिस्क की वजह से होने वाला दर्द हो, नस के दबाव की वजह से दर्द हो, किसी भी तरीके का एक सुन्नपन आ रहा हो, कोई भी रीजन जिसकी वजह से इस एरिया में दर्द रहता है, पेशेंट्स उस पेन को सर्वाइकल पेन यानी कि सर्वाइकल की समस्या की तरह रेफर करते हैं। दोस्तों सर्वाइकल और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ये इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं पेशेंट के द्वारा, पर जानने वाली बात यह है कि सर्वाइकल पेन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस 2 बहुत अलग चीजें हैं। सर्वाइकल पेन का एक मुख्य कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। सर्वाइकल पेन बहुत रीजंस की वजह से हो सकता है, जिनके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर हैं उनमें से जो भी स्ट्रक्चर अफेक्ट होगा उसके वजह से एक पेन जनरेशन हो सकता है। एक डॉक्टर के लिए ये जान पाना कि कौन से सोर्स से पेन जनरेट हो रहा है, ये दर्द कहाँ से आ रहा है और किस वजह से आ रहा है, इसको जानने के लिए उनको एक डिटेल्ड हिस्ट्री और एक एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों जब हमारे पास एक पेशेंट आता है जो कि सर्वाइकल रीजन में पेन के साथ आता है तो उनके सिम्टम्स यूजुअली पेन के साथ साथ होने वाली स्टिफनेस, कभी कभी पेशेंट्स कहते हैं कि ये पेन अपर बैक में रेडिएट करता है, कुछ लोगों को शोल्डर की तरफ रेडिएट करता है, कुछ लोगों को नीचे हाथ में कहा जाए तो एल्बो, रिस्ट, हैंड तक या फिंगर्स तक भी रेडिएट करता है। इसी के साथ कुछ पेशेंट्स हमें नमनेस यानी सुनपन, झंझनाहट टिपिकली अर्ली मॉर्निंग में या रात को सोते समय महसूस करते हैं, वो बताते हैं। तो ये सारा जो बेसिकली सिनेरियो है इसको हम एक पूरे सिंड्रोमिक तरीके से देखते हैं। ये दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स जिसको हम सिंड्रोम कहते हैं। तो दोस्तों मेडिकली जब हम बात करते हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल पेन को हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली कैटेगरी के अंदर हम लोग कहते हैं दोस्तों सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, यानी कि रीढ़ की हड्डी से जो नसों की तार स्पाइनल कॉर्ड आ रही है उससे फटने वाली एक शाखा जो किसी हाथ के किसी भी रीजन को सप्लाई देती है, छूने का या मांसपेशी के ताकत का दौरा देती है, वो दब जाने की वजह से जो सिम्टम्स हाथ में आते हैं उन्हें हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के नाम से जानते हैं। कुछ पेशेंट्स को दोस्तों सर्वाइकल माइलोपैथी यानी कि पूरी की पूरी नसों की तार स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ही जोर आ जाने को हम लोग सर्वाइकल माइलोपैथी कहते हैं। इस तरीके के जो पेशेंट्स होते हैं जो ये सर्वाइकल माइलोपैथी से इन्वॉल्व होते हैं, उनको चारों हाथों पैरों में सभी में स्ट्रेंथ की कमी होना, मोटर इनकोऑर्डिनेशन होना और इसी के साथ साथ बहुत सारे वेरिएबल सिम्टम्स आना, जैसे कि ताकत नहीं है, सेंसेशंस हमें कम महसूस होती हैं। इसको बेसिकली ग्लव्स एंड स्टॉकिंग सेंसेशन कहा जाता है टिपिकली जो पेशेंट्स माइलोपैथी के होते हैं। तो दोस्तों ये हुआ सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट आता है दोस्तों जहाँ पर कहा जाता है कि वेग पेन्स यानी फाइब्रोफेशियाइटिस जिसे हम कहते हैं, जो कि एक्सियल स्केलेटन यानी रीढ़ की हड्डी का जितना भी भाग है उसे एसोसिएटेड जितने सॉफ्ट टिश्यूज हैं, मांस है, लिगामेंट्स हैं, उनसे जो अराइजिंग पेन होता है जो कि रेफर्ड पेन हो सकता है, बट नसों के दबने से या नसों की तार के दबने से वो सिम्टम्स नहीं आते, तो उसको हम लोग तीसरे कैटेगरी में बांटते हैं। तीसरा जो ग्रुप है दोस्तों पेशेंट्स का जहाँ पर ये पेन्स वेग होते हैं या मांसपेशियों से, जोते के जोड़ से या फिर डिस्क की वजह से या फिर किसी भी और सॉफ्ट टिश्यू रीजन की वजह से जो ये जनरेट हो रहे होते हैं, इनका बेसिकली जो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है वो वेग पेन से आएगा
और वो यूजुअली कहता है कि सर आज मेरे को गर्दन में इस तरफ दर्द है, आज अपर बैक में मुझे थोड़ा खिंचाव महसूस हो रहा है, आज मेरे को सर के पीछे गर्दन की तरफ में थोड़ा सा खिंचाव है। तो ये वेक पेन्स माइग्रेट करते हैं दोस्तों, स्पेसिफिक नहीं होते। और इन पेशेंट्स के अंदर यूजुअली सारे टेस्ट जब भी हम कराते हैं, कोई अगर एक्सरे कराते हैं, कोई प्रिलिमिनरी, कोई MRI कराते हैं, CT स्कैन करवाते हैं, तो वो सारी जांचें करीब करीब नॉर्मल आती हैं। तो दोस्तों ये हुआ टोटल पेन के बारे में कि सर्वाइकल पेन क्या होता है, सर्वाइकल पेन के क्लासिफिकेशन कैसी है। अब बात करेंगे दोस्तों इस बारे में कि सर्वाइकल पेन को मुझे डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो दोस्तों कोई भी पेन अगर आपको 3 वीक से ज़्यादा रहता है, अगर कोई भी पेन आपको ऑफ एंड ऑन बार बार रेकर कर रहा है ठीक हो जाने के बाद, या कोई भी पेन आपको रेडिकुलोपैथी यानी कि गर्दन से हाथ की तरफ में एक झंझनाहट, सुनपन, ताकत में कमी के साथ आता है, तो ये सभी वो सिम्टम्स हैं जहां पर हमें एक डॉक्टर की परामर्श अर्ली ऑन ले लेनी चाहिए। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी दोस्तों एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, यानी सर्वाइकल का पेन एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है और बहुत सारे डेस्कटॉप वर्कर्स को नई जनरेशन के अंदर जहां लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर वो लंबे समय तक एक पोस्चर में काम करते हैं, उनको बहुत कॉमनली देखा जाता है। तो दोस्तों हम अब बात करेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का या सर्वाइकल पेन का रीज़न क्या है। पेशेंट्स हमसे कहते हैं सर हमें कोई चोट नहीं लगी, कोई झटका नहीं लगा, तो हमें ये दर्द क्यों आ रहा है। तो दोस्तों इसका एक बहुत मुख्य कारण है चोट लगना या खेलना या झटका लगना। ये सब एक सिंगल इंस्टांस है जहाँ पर पेशेंट को याद रहती है कि इसके बाद से मुझे ये पेन आ गया, ये मैंने वज़न उठाया था या ऐसा हुआ था सर, उसके बाद हमको ये पेन जा नहीं रहा है। तो वो एक ट्रॉमेटिक एक सिंगल इवेंट होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस, मतलब जोड़ों का घिसाव या मांसपेशियों में ताकत नहीं होने की वजह से डिस्क यानी गूदे पर लोडिंग होना और उस डिस्क का ड्राई हो जाना, डेसिकेट हो जाना, यानी उसका पानी सूख जाना, जिसकी वजह से उसकी शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ये मुख्य कारण रहता है जहां पर सर्वाइकल पेन पेशेंट्स को स्टार्ट हो जाता है और ये धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास नेक पेन्स को लेकर के तो आते हैं, बट कुछ उनमें से एक सबसेट ऐसा होता है जिन्हें नेक की वजह से जो सिम्टम्स उन्हें महसूस हो रहे हैं वो नेक से प्राइमरीली नहीं आते। इसी को हम एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस का नाम देते हैं दोस्तों। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब होता है कि जहाँ पर एक बीमारी के जैसे ही सिम्टम्स दिखाने वाली बहुत सारी और बीमारियाँ भी होती हैं। इन्हीं चीज़ों को हम हिस्ट्री जब पेशेंट से लेते हैं तो हम डायग्नोस कर सकते हैं। इनके अंदर बहुत कॉमन चीज़ें जो मिलती हैं वो हैं विटामिन B12 की सीवियर डेफिशिएंसी होना, फाइब्रोफेशियाइटिस नाम से एक प्रॉब्लम होती है जहाँ पर बहुत माइग्रेटरी घूमते हुए दर्द, आज यहाँ है कल वहाँ है, वेग पेन्स रहते हैं जो कि एक्टिविटी रिलेटेड कभी कभी होते हैं, कभी स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं दोस्तों। तो ये एक सेकंड कॉमन डिफरेंशियल है। इसी के साथ साथ कंधे के दर्द यानी कि रोटेटर कफ के लीजन्स, जैसे मेरी और वीडियोज़ के अंदर भी हमने बात की है। कंधे के दर्द बेसिकली गर्दन तक जा सकते हैं, गर्दन क्या कंधे के नीचे की तरफ में भी वो रेडिएट कर सकते हैं। टिपिकली एक सब डेल्टॉइड रीजन में इस जगह की तरफ में वो पेन्स आते हैं और बहुत लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का नाम लेकर के उसको ट्रीटमेंट चलता रहता है बट वो इवेंचुअली हील नहीं होते। इसी के साथ साथ एडेसिव कैप्सुलाइटिस, जिसे हम फ्रोजन शोल्डर के नाम से भी जानते हैं, ये भी एक कॉमन समस्या है जिसमें हमें ऐसा पेन, वेग पेन महसूस होता है और हम इसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये टॉपिक पे हम आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ये देखा गया है कि अबाउट 60 to 65 ईयर्स के जो एज ग्रुप है, जो नॉन सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर अबाउट 90% ऑफ द मेन जो कि हैं उनको अगर एक्सरे हम लोग देखते हैं या उनकी कोई जांच कराते हैं तो हमें पता लगता है कि उन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। एंड अप टू 65 to 70% ऑफ वुमेन ऑफ द सेम एज ग्रुप आर हैविंग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के फीचर्स, राइट। तो दोस्तों ये इतनी कॉमन चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को है बट दे आर मोस्ट ऑफ देम आर एसिम्प्टोमेटिक एंड इसका इलाज बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट इनएविटेबल। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या फिर सर्वाइकल पेन का इलाज, आसान इलाज घर पे बैठ के कैसे किया जा सकता है और हम कैसे बचा सकते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को होने से। दोस्तों डॉक्टर के पास जब भी कोई पेशेंट एक सर्वाइकल पेन के साथ आता है तो फर्स्ट कंसल्टेशन अगर हम उस पेशेंट को दे रहे हैं तो हम लोग 4 to 6 वीक्स का एक ट्रायल थेरेपी देते हैं। उस 4 to 6 वीक्स की थेरेपी के अंदर हम लोग पेशेंट को कंजर्वेटिव रिजीम यानी कि दवाई गोली, फिजियोथेरेपी, कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ परहेज प्रिकॉशंस बताते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके अंदर कैसी इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं।
बहुत सारे मेजॉरिटी पेशेंट्स कहते हैं कि सर हमें पहले से करीब 40% फ़र्क है, करीब 50% फ़र्क है। तो ये जो कंजर्वेटिव रिजीम है, दिस वर्क्स रियली वेल इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। कंजर्वेटिव रिजीम के अंदर दोस्तों बेसिक मेडिकेशंस रहती हैं, जहाँ पर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जो कि मांसपेशियों को जहाँ सूजन आई हुई है, जहाँ नसों में सूजन आई हुई है, उसको कम करने में मदद करती हैं। मसल रिलैक्सेंट्स जो कि तनाव है मांसपेशियों में, उनको कम करने में मदद करती हैं। इसी के साथ अगर कोई पेशेंट कहता है कि उनको एक हाथ में या दोनों हाथों में किसी स्पेसिफिक एरिया में पेन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या एक अजीब सी सेंसेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो उनको हम लोग एक न्यूरोसेडेटिव यानी उसको शांत करने के लिए एक दवाई ऐड करते हैं। इन सभी दवाइयों से कभी कभी फर्स्ट 2 to 3 डेज़ के लिए पेशेंट्स थोड़ा सा ड्राउजी स्लीपी महसूस करते हैं, बट 4th डे से 5th डे से दे कैन गेट बेटर एंड बैक टू देयर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। इसी के साथ साथ फिजिकल थेरेपी यानी कि बिजली की सिकाई और एक्सरसाइजेस का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। फिजिकल थेरेपी से हम लोग मीन करते हैं दोस्तों जहाँ पर कि इनिशियली 5 to 7 डेज़ या अप टू 2 वीक्स तक के लिए हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी का सहारा लेते हैं, जहाँ पर अक्यूट सिम्टम्स को, जो बहुत तीव्र सिम्टम्स हमें हो गए हैं, उनको हम लोग सेटल करते हैं। और सूजन मांसपेशी की, नस की सेटल हो जाने के बाद हम लोग इन्हीं पेशेंट्स को एक्सरसाइजेज पर डाल देते हैं, जहाँ पर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो मांसपेशियों को ताकत देती हैं और रीढ़ की हड्डी के ऊपर से धीरे धीरे वो लोडिंग जो आ रही है, जो जॉइंट पे लोड आ रहा है, उसको मांसपेशियां टेक ओवर कर लेती हैं और वो धीरे धीरे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के फीचर्स उनको रिग्रेस कर जाते हैं। दोस्तों जानने वाली बात यह है कि अगर आपकी एमआरआई के अंदर कोई डिस्क हर्निएशन है, कोई डिस्क बाहर निकली हुई है, किसी नस पे दबाव डाल रही है, तो ये बहुत मुश्किल है कि वो एमआरआई चेंजेस हम रिवर्स कर सकें। पर जानने वाली बात यह है कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस लौट सकते हैं। हमें एमआरआई का नहीं, पेशेंट का इलाज करना होता है और हम ऐसा महसूस करते हैं कि इन केस दैट द पेशेंट गेट्स वेल, दे शुड जस्ट टेक दोज प्रिकॉशंस एज एडवाइज्ड बाय देयर डॉक्टर और वो अपने रोज़मर्रा के सभी काम करने में सक्षम रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अंदर सर्वाइकल स्पाइन और सर्वाइकल पेन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में हमने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। इसी तरीके की पेन्स के लिए अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस हो तो आप हमें मैसेज बॉक्स में लिख करके डाल सकते हैं। थैंक यू।